जय हिंद। आइए आज हम लोग साइंस का दूसरा सेट नंबर देखते हैं। तो ये सेट नंबर हम लोग का कितना है, तो यह 7 है। इससे पहले हमने 6 आपको क्लियर करा चुका है, जहाँ से आप अपना देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन हम लोग का ये कहता है कि मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है कितनी प्रतिशत में होती है। तो लगभग 65 से याद रखिएगा 80% के आसपास में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जल ही रहता है। और ये जल हमारा शरीर से जब कम हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और ये डिहाइड्रेशन जब होता है तो इसमें याद रखिएगा हमारे शरीर में नमक की मात्रा घट जाती है, तो NaCl घट जाती है। और यही जब हमारे शरीर में घट जाता है तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चक्कर वगैरह आ जाता है, हम लोग गिरते हैं। तो उसे स्थिति में क्या कहते हैं हम लोग, थी मतलब पानी में चीनी थोड़ा सा डाल देते हैं और उसमें नमक डाल करके घोल हम लोग पीते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हालांकि ये साधारण नमक है जिसको हम लोग खाते हैं, इसमें आयोडीन डाल दिया जाता है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड जब डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। साथ साथ इधर से सोडियम और ये पोटेशियम हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो साधारण नमक जो होता है तो उसमें ये मतलब आयोडीन युक्त नमक के लिए उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। उसी तरह से अगर बात किया जाएगा सिल्वर आयोडाइड का, तो याद रखिएगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। जबकि सिल्वर ब्रोमाइड का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये फोटोग्राफी प्लेट में किया जाता है। और एक होता है कि सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो याद रखना होगा कि सिल्वर नाइट्रेट AgN, तो ये होता है NO3 सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वोटिंग करते समय हाथों पे नाखून पर स्याही लगाने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ से आप सिल्वर से देखिए कैसे याद कर सकते हैं। सिल्वर अगर आयोडीन हो गया तो ये मतलब ये कृत्रिम वर्षा हो गया। अगर आयोडीन हटाकर यहाँ पर हम लोग Br जोड़ दिए तो ये ब्रोमीन हो गया, तो फोटोग्राफी प्लेट में हो गया। और इसी तरह से अगर यहाँ पे हम लोग सिल्वर की जगह पे Na मतलब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 किया, इसका प्रयोग कर दिया तो कृत्रिम अयथी कराने में किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड हमने आपको रिकॉल करा दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कहता है कि मनुष्य का तापक्रम लगभग कितना होता है। तो याद रखिएगा अगर फॉरेनहाइट में हम लोग इस शरीर को मापते हैं तो 98.6 क्या होता है कि फॉरेनहाइट होता है मतलब। और ये अगर सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री केल्विन मतलब 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और तापमान को किस में मापते हैं हम लोग, केल्विन में मापते हैं। जबकि ऊष्मा को याद रखिएगा किस में हम लोग मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। तो ये चीज़ रखना है, ऊष्मा को कैलोरी में, जबकि तापमान को किस में मापा जाता है, तो केल्विन में मापा जाता है। केल्विन के अलावा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से सेल्सियस वगैरह इस सबसे संबंधित क्या है आपको यहाँ पर हमने आपको फार्मूला बता दिया कि यानी कि C/5 बराबर KF माइनस ये 32/9 बराबर K-273, यानी कि ये क्या हो गया आपका केल्विन हो गया। तो K-273 है। और ये बटा कितना होता है, 5 होता है, बटा ड्यूमर बटा 4 होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि आप सहायता ले सकते हैं, जहाँ से एक दूसरे से मतलब तापमान में बदलने के लिए आता है। तो यहाँ पे हमने भी लिख दिया कि C/5 F-32/9 K-273/5/4। यहाँ से भी आप अपना सहायता ले सकते हैं। इसी तरह से चलिएगा, शरीर का मतलब अगर तापमान शरीर गिर जाता है तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं मानव शरीर में आहार नल भोजन मुख्यतः कहाँ से पाचन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कहाँ पे पचता है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा मतलब कह रहा है शरीर आहार नल भोजन में मुख्यतः कहाँ पे इसका पाचन होता है। तो छोटी आंत में क्या होता है कि पूरी तरह से पाचन हो जाता है, पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में होता है। जबकि पानी का जो पाचन होता है वह बड़ी आंत में होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि उदर में खाना मतलब लगभग 4 घंटा के आसपास रहता है। उदर यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि पेट कहते हैं। जैसे लंबोदर यानी कि गणेश जी का नाम है, यानी कि उदर यानी कि बड़ा पेट, तो वही है यहाँ के उदर मतलब पेट जिसको कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है उसी को अमाशय रहता है। और इसी अमाशय में से आपको क्या होता है कि 3 से 4 घंटे भोजन रहता है, इससे HCl यहाँ पे भोजन यह निकलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जबकि हमारा लीवर क्या है, सबसे बड़ी यह ग्रंथि है हमारा शरीर का, वह भी कौन सा ग्रंथि है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथि है। जबकि अंदर का अंतःस्रावी सबसे बड़ा ग्रंथि पूछ देगा तो आपको थायराइड ग्रंथि हो जाता है, जो कि गर्दन के पास में रहता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हालांकि सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछ देगा अंतःस्रावी में तो आपको पिट्यूटरी ग्रंथि मतलब या पीयूष ग्रंथि है, उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसका वजन 8 ग्राम होता है। जबकि इससे भी छोटा एक पीनियल ग्रंथि होता है, इसको 0.1 ग्राम होता है। पीनियल ग्रंथि जिससे मेलाटोनिन निकलता है, वह नींद के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये चीज़ तरह से आप याद रख सकते हैं। पूरी तरह से पाचन छोटी आंत में हो जाता है, उसके बाद बचा हुआ पानी का मतलब वह बड़ी आंत में होता है। और ये आमाशय में यहाँ पर 3 से 4 घंटा तक यहाँ से भोजन रहता है। यहीं से आपको आमाशय से ही HCl अम्ल निकलता है। इसके अलावा रेनिन निकलता है जो दूध को पचाता है, मतलब केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। और HCl ये उसको क्या कर देता है कि अम्लीय बना देता है।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मनुष्य में लोहा मतलब किससे प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, मतलब लोहा मनुष्य को किससे प्राप्त होता है। तो पालक अगर आप खाते हैं तो वहाँ से आपको लोहा के सबसे ज़्यादा आपको प्राप्ति हो जाता है। जबकि मछली का अगर आप लीवर खा जाते हैं, ठीक है, मछली का लीवर खाते हैं तो आपको विटामिन डी हो प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ लीवर। लेकिन अगर पूरी मछली आप खा जाते हैं तो आपको विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आपको याद रखना। उसी तरह से दूध में विटामिन सी आपको नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ इसमें लोहा भी नहीं पाया जाता है मतलब दूध में। जबकि आपको सफ़ेद रंग केसिन के कारण होती है। उसके अलावा दूध को पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और दूध उत्पादन में अभी भारत विश्व में प्रथम स्थान पे, अगर राज्य की बात करेंगे तो राजस्थान मतलब वह प्रथम हो गया, पहले यूपी हुआ करता था। उसी तरह दूध का पास्चराइजेशन की खोज लुई पास्चर ने किया हुआ था, यानी कि हाई टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेल्सियस पर होता है और लगभग 15 सेकंड में इसको ठंडा कर दिया जाता है। इससे कारण होता है दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। शुद्धता कहने का मतलब उसमें वसा ज्ञात किया जाता है। अगर वसा उसमें ज़्यादा मात्रा में है तो समझिए वह दूध अच्छा है, अगर नहीं है तो वह दूध खराब माना जाता है, इसीलिए वो उसका। जबकि वो दूध से क्या होता है, वो घी निकाल लेते हैं, वही यानी कि फैट को वसा को निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होता है दूध का घनत्व बढ़ जाता है। तो वही घनत्व ही मापता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। कम घनत्व है इसका मतलब वह दूध क्या है, शुद्ध है। याद रखने का कम घनत्व जो है मतलब अगर दूध का तो वह शुद्ध दूध है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको फैट की मात्रा उपस्थित है, इसीलिए यानी कि घी की मात्रा उपस्थित है। अगर ज़्यादा उसका घनत्व है तो वह खराब दूध माना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पे चूंकि लोहा आया तो लोहा की कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है, या मतलब हो जाता है। जबकि अधिकता से क्या होता है कि लौहमयता रोग होता है, तो लौहमयता को सिडोरोसिस कहते हैं। और यह क्या हो गया, कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। उसी तरह से कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाता है। जबकि पारा पीने के मात्रा से पारा पीने से क्या होता है, मीना माता रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से मतलब बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है रोग। ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो, मतलब कौन सा है। तो प्रचुर मात्रा में हमें सब क्या करें, शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व इसमें से हमारा कौन सा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वह है हमारा शरीर में वो ऑक्सीजन है, सबसे अधिक मात्रा में यह हमारा शरीर को देता है। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ हमारे लिए कार्बन है, जो कार्बन ही किसी वस्तु को जलता वगैरह है। कार्बन के अप्रूप दो होते हैं, कि हीरा होता है और एक ग्रेफाइट होता है। हीरा में sp3 परसंकरण पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट में sp2 परसंकरण पाया जाता है। जबकि हीरा का जो है कि हीरा में आपको हेक्सा मतलब यह टेट्राहेड्रल पाया जाता है इसमें मतलब आकृति, जबकि मतलब ग्रेफाइट में याद रहे हेक्सागोनल पाया जाता है। हेक्सागोनल यानी कि षष्ठकोणीय यहाँ देखने को मिलता है। हीरा विद्युत का कुचालक वगैरह है, जबकि ग्रेफाइट क्या है आपको सुचालक वगैरह में आता है। यह अपवाद है, अधातु होते हुए अभी क्या आता है कि विद्युत का सुचालक है, साथ ही साथ यह मुलायम होता है। काला हीरा को बोट कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और चूंकि यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम अगर दूध से अगर पीते हैं तो आपको मिलता है। और नींद वगैरह उत्तरदायी के लिए आपको शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो भी आपको क्या होगा कि आपको नींद नहीं आएगा। तो ये चीज़ें याद रखना होगा। एक कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, याद रखना है, एक कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। तो वह कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करता है, जब शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ गया रहता है उसको घटाने का कार्य करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो याद रखना है कि मुंह में सबसे पहले पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है। कार्बोहाइड्रेट का होता है यानी कि जब हम लोग आते हैं तो मतलब कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को जब हम लोग मतलब पाचन कर मुंह में जब लेते हैं यानी कि खाते हैं तो उससे लार से निकलता है टाइलिन। यही टाइलिन स्टार्च यानी कि मंड को पचाता है, जो कि मतलब हुए थे इसको कार्बोहाइड्रेट को पाचन कर देता है पूरी तरह से। जबकि मुंह में एक और इंजाइम होता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम याद रखना होगा क्या करता है, यह बैक्टीरिया को मार देता है, याद रखना है, ये मतलब बदल देता है। और ये जो स्टार्च जो होता है टाइलिन होता है वह स्टार्च को मंड को पहले माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है। फिर माल्टेज जो होता है माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और उसी ग्लूकोज को आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के नाम में यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। उसी तरह से 1 ग्राम मतलब वह कार्बोहाइड्रेट से कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा मिलती है, यानी कि हमें उसमें मिलती है। जबकि हमारा वसा 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी मिल रहा था। देख रहे हैं यहाँ कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ 4.2 मिल रहा है, जबकि 1 ग्राम वसा से 9.3 मिल रहा है। यानी कि सबसे ज़्यादा हमें ऊर्जा कहीं किससे मिलती है, तो वसा से हमें मिलती है। और ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया दूसरा। हालांकि पाचन के अगर क्रम में देखा जाए तो पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है, उसके बाद में आपको 2 नंबर पे पाचन होता है वसा का। सबसे अंतिम रूप से आपका पाचन प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन काफ़ी जटिल होता है, इसको पचने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और प्रोटीन में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो अक्सर आपको मिलेगा, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन
ही पाया जाता है। और वसा यानी कि फैट, जिसे हम लोग आम बोलचाल भाषा में तेल कहते हैं। इस तरह से आप याद ये रख सकते हैं। हमारा शरीर, वसा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है क्योंकि कहीं ना कहीं यह ऊष्मा को रोक करके रखता है और चोट वगैरह लगता है तो उसे हमें बचाता है, शरीर को चिकनाहट वगैरह या वो हमें प्रदान करता है। और वसा जिसका शरीर में अधिक होता है जैसे कि महिलाओं में, तो उसका वजन कम रहता है, जबकि पुरुषों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, वसा कम रहेगा। चलिए, और विटामिन का हमने शब्द का प्रयोग फंक ने किया हुआ था। ए और बी का खोजकर्ता में मैक्लोन था और सी का होलकर था। विटामिन डी के खोजकर्ता में हॉपकिंस के नाम जाना जाता है। इस तरह से हमने विटामिन सी से पहले वाला में क्लियर करा चुका हूँ। चलिए फिर आएगा क्वेश्चन तो हम आपको क्लियर करा देंगे। आगे बढ़ते हैं, तब तक ले भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ हो जाता है? तो मुंह के पास में पाचन हो जाता है, जो कि टाइलिन क्या करता है कि वह स्टार्च यानी कि मंड को मतलब माल्टोज में बदल देता है, या फिर माल्टेज है एक हार्मोन जो क्या है उसको माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, यानी कि वह कार्बोहाइड्रेट का। और लाइसोजाइम बैक्टीरिया वगैरह का मार देता है। ये देखिए हमारा पेट है जिसे हम लोग आमाशय कहते हैं, स्टोमेमेच, इसी को पेट कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। इसी से HCl अम्ल निकलता है जो खाना को क्या कर देता है कि अम्लीय बना देता है। हालांकि यह अम्लीय तो बना देता है, लेकिन जब नीचे की तरफ में जाता है तो उसे मतलब पीतरस निकलता है जो उसको क्या करता है, उसको क्षारीय बना देता है। और पीतरस एक ऐसा इंजाइम है मतलब जो कि इंजाइम न होते हुए भी खाने को पचाने का कार्य करता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और वह पीतरस का pH मान कितना होता है? 7.7 होता है। ये चीज़ याद रखना। हालांकि बनता लीवर में है लेकिन जमा होता है पित्ताशय में, आपको जमा होता है। हल्का पीले रंग का मतलब हल्का पीला, हरा और पीला रंग का द्रव होता है। और हालांकि अगर आप पीत आप देखे होंगे, पीत की थैली अगर मुर्गी आप खरीदते होंगे उस समय चिकन, और उस समय क्या होता है कि आपको पीत अगर फट गया, जो फट जाता है तो पूरा मीट को मतलब चिकन को क्या करता है, तीता कर देता है। तो ये चीज़ भी आप अपना तो आप आम बोलचाल में देखे ही होंगे आम मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारा शरीर का सबसे बड़ी मतलब बड़ी हड्डी पूछा रहा है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सा है? तो सबसे बड़ी हमारा हड्डी के रूप में आपका फीमर आ जाता है। ये चीज़ आप रखना होगा। यानी कि हमारा पैरों से अगर बात करेंगे तो ये हो गया फीमर हो गया, उसके बाद में ये हमारा पटेला हो गया, उसके बाद टीबिया हो गया, उसके पीछे में एक फेबुला होता है और फिबुला, उसके बाद में यहाँ पे टार्सल हो गया, उसके बाद में मेटा टार्सल हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे फ्लेंजिज हम लोग का आ जाता है, यानी कि उंगलिस का यानी कि फीमर एक हो गया, पटेला एक, ये दो हो गया, उसका टीबिया और फेबुला, तो ये क्या हो गया, दो हो गया। उसका बाद टार्सल में यानी कि टखना के पास में, तो ये 7 हो गया। और उसके बाद 5 हड्डी जाती है यानी कि मेटा टार्सल, तो ये 5 हो गया। और फ्लेंजिज में कितना होते हैं? 14 होते हैं। तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं कि या 1 1 2 2 2 4 7 4 11, और 11 5 कितना हो गया आपका? 16 हो गया। 16 14 मिलाकर कितना हो गया? 30 हो गया। तो यानी कि एक पैरों में 30 होती है, तो दो पैरों में कितना होता है? तो 30 30 कितना हो जाता है? तो 60 हो जाता है। तो ये याद रखना होगा। तो इसमें से सबसे बड़ी हड्डी आपका पूछा गया है, यानी कि ये पैरों का, यानी कि यह फीमर हड्डी पूछा गया सबसे बड़ी हड्डी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी कौन सा होता है? तो ये हो गया आपका स्टेपिज होता है। स्टेपिज जो कि कान का होता है। किसका होता है? तो कान का होता है, जिसके कान में 3 तरह के, एक कान में 3, तो दो कान में 3 3 मिलाकर कितना हो गया? 6 हो गया। ये याद रखना होगा। यानी कि जिसे शॉर्टकट में मिस कह सकते हैं, यानी कि मिस एम मतलब हो गया मेलिकस, आई का मतलब इनकस, और एस का मतलब होता है स्टेपिज। यही स्टेपिज सबसे छोटा हड्डी होता है। सबसे बड़ा हड्डी हमने बता दिया। अब चलते हैं सबसे चौड़ी हड्डी। तो चौड़ी हड्डी के रूप में आप याद रखिएगा पैल्विक आता है, यानी कि कमर के पास में नीचे जब हम लोग बैठते हैं तो वह सबसे चौड़ी हड्डी के रूप में जाना जाता है, पैल्विक हड्डी को याद रखना है। जबकि सबसे कमजोर हड्डी के रूप में याद रखिएगा किसको जाना जाता है? तो सबसे कमजोर हड्डी में आपको यहाँ की कॉलर के पास में होता है, यानी कि कैल्विक हड्डी जो होता है, जिसे ब्यूटी बोन यानी सुंदरता का हड्डी भी कहा जाता है। तो इसे कैल्विक हड्डी को मतलब जो सबसे कमजोर हड्डी जाना जाता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। याद रखिएगा मुंह में जो मतलब होता है वह सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे कठोर शरीर का भाग कौन सा होता है हड्डी का? तो याद रखिएगा दांतों का कौन होता है? तो एनामिल होता है। तो एनामिल जो ऊपर का जब बना होता है, अंदर तो यह कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये ऊपर का जो भाग होता है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो इसके कारण यह होता है। जबकि हम लोग जानते हैं कि हड्डी वगैरह दांतों में क्या कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, यानी ट्राई कैल्शियम फास्फेट उसका मतलब नाम होता है। और उसका फार्मूला अगर बात करेंगे तो CA3 और PO4 होल 2, यही फार्मूला होता है। कैल्शियम और हड्डियों में क्या मतलब हड्डियों और में क्या पाया, दांतों में कौन सा पाया जाता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, जो यही ट्राई कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहता है। ये आप फार्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, चूंकि कपाल का दिया हुआ है तो कपाल में याद रखिएगा कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8 हड्डियाँ होती है। और 8 हड्डियाँ इसमें होती है। कान में 6 हो गया, तो 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। फेस में कितना होता है? 14 होता है। तो 14 14 28, और एक हायर्ड बॉन्ड होता है जो कि क्या करता है कि फांसी के समय टूट जाता है, मतलब गर्दन के नीचे। तो इस तरह से टोटल खोपड़ियों में कितना होता है कि 29 होता है। लेकिन अगर कहीं कहीं भी आपको मिल जाएगा कि सिर्फ सिर में कितना हड्डी होती है, तो उसमें से क्या करता है कि कान वाला का हड्डी को हटा दिया जाता है, साथ ही साथ हायर बोन को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से आप मतलब याद कर सकते हैं। जैसे कपार में आपका 8 हड्डी हो गया,
और उसके बाद में आपका 14 हड्डी फेस का हो गया। और ये मतलब तो इस तरह से आपको ये मतलब टोटल 22 हड्डियाँ हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल का मतलब कितना हड्डियाँ होती है, तो 22 हड्डियाँ के रूप में मतलब सिर को हेड को जाना जाता है। जबकि पूरे मतलब मस्तिष्क में मतलब टोटल कितना होती है, तो 29 हड्डियाँ होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो मानव शरीर में सबसे हमने यहाँ पे सब रिकॉल आपको करा दिया कि बड़ी हड्डी के रूप में मतलब फिर देख लीजिए फीमर हो गया, छोटी हड्डी के रूप में स्टेपिज हो गया, कमजोर हड्डी के रूप में कैल्विक हो गया, सबसे चौड़ी हड्डी के रूप में पैल्विक हड्डी हो गया, और उसका मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी हो गया। और जबकि कठोर मतलब कठोर हो गया आपका एनामिल हो गया। और दांतों का ऊपर वाला भाग जो चमकीला भाग वही एनामिल होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि आंतरिक अंग कौन सा होता है, तो याद रखना सबसे आंतरिक अंग के रूप में 12 के रूप में यानी कि ग्रंथि ही पूछा गया है कि आपको लीवर है। ये चीज़ याद रखना होगा, ये लीवर है। उसी तरह से जो मतलब एथी होता है गुर्दा होता है यानी कि किडनी कहते हैं। किडनी की इकाई क्या होता है कि नेफ्रॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई मतलब न्यूरॉन होता है। फेफड़े की इकाई एल्वियोली होता है। शरीर का इकाई सेल होता है। ये मक्का की इकाई जीन होता है और जीन का इकाई सिस्ट्रॉन होता है। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटोन होता है। जबकि हृदय की गति को ईसीजी से मतलब मापा जाता है यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। 1 मिनट में यह 72 बार धड़कता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। हालांकि अम्लीयता खाते हैं तो बहुत यह ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि और बच्चों में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बीपी यहाँ हृदय यानी कि 1 मिनट में ज़्यादा बार उसका धड़कता है, क्योंकि उसका हृदय काफ़ी छोटा होता है। इसके कारण ज़्यादा वह पंपिंग करता है और काफ़ी वो चंचल भी रहता है, खेलकूद वगैरह करता है, जिसके कारण अब देख लीजिए यहाँ पे मस्तिष्क का पता लगाने के लिए ईसीजी मतलब ईईजी का प्रयोग किया जाता है। ईईजी मतलब इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी इसको कहा जाता है। तो इससे मस्तिष्क का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और हमने आपको बता दिया कि यह लीवर सबसे मतलब यह ग्रंथि है शरीर का सबसे बड़ा, लेकिन यह बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी थायराइड आपका गर्दन के पास वाला है। चलिए, जबकि यहाँ पे हृदय चूंकि आपको दिया हुआ है तो ये चीज़ याद रखना होगा कि हृदय की इसमें मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर पाया जाता है, यानी कि याद रखना 4 चेंबर पाया जाता है। उसी तरह से मगरमच्छ में भी 4 चेंबर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मगरमच्छ के अलावा स्तनधारी वगैरह पक्षी वगैरह ये सब कौन है, सभी में 4 चेंबर रहता है। जबकि कॉकरोच में उसका 13 चेंबर आपको देखने को मिलेगा, नहीं तेल चाटा, यानी कि उसमें से 7 गो आपको आलिंद रहेगा, 6 गो आपको क्या आता है कि निलय रहता है। उसी तरह से आपको ऐसी बात करेंगे तो मतलब सर जो आपका मछली मतलब हो गया मछली, उसके उसमें मछली का 2 चेंबर होता है। यह चीज़ रखी गई यानी 2 चेंबर, यानी कि एक आलिंद होता है, एक ऊपर एक मतलब ऊपर का यह आलिंद हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला निलय हो गया। तो इसमें सिर्फ 2 ही रहता है, दोनों अशुद्ध खून इसमें पंपिंग करते रहता है। उसी तरह से मेढक हो गया और सांप में उसमें 3 चेंबर मिलता है। 3 चेंबर में मतलब ये नहीं 2 आपको आलिंद होता है और एक आपका निलय होता है उसमें। और मनुष्य का हमने तो आपको बता दिया कि 4 चेंबर होता है। इस तरह से अगर 4 चेंबर को अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाला मतलब ये आलिंद हो गया, ये ऊपर वाला आलिंद हो गया, नीचे वाला आपका निलय हो गया। उसी तरह से आलिंद को 2 भाग में बांट देते हैं। तो ये वाला आपका ये दाहिना आलिंद हो गया और ये आपका लेफ्ट यानी कि ये बायां आलिंद हो गया। उसी तरह से ये निलय हो गया। तो ये चीज़ आपको 4 चेंबर हृदय के बारे में हम अगला आगे की तरफ क्वेश्चन में आपको और डिटेल से बताएंगे। चलिए अभी फिलहाल आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव का मस्तिष्क का मतलब कितने ग्राम का होता है, तो मस्तिष्क आपका 1350 ग्राम यानी कि लगभग 1400 ग्राम का होता है। 1400 ग्राम का होता है। उसी तरह से आपका हृदय याद रखिएगा कितना ग्राम का होता है, तो 300 ग्राम का होता है। जबकि किडनी आपका कितना ग्राम का होता है, तो 140 से 150 ग्राम का होता है, यानी कि 150 ग्राम का होता है। आपका हृदय 300 ग्राम का होता है, 1400 ग्राम यानी कि लगभग मस्तिष्क ये 1350 हो गया। जबकि मस्तिष्क में किसी तरह मतलब एक रोग हो जाता है मेनिंजाइटिस रोग, किससे संबंधित है, तो मस्तिष्क से संबंधित है। हालांकि मस्तिष्क में सबसे कम मतलब सेल डिवीजन होता है यहाँ पे, मतलब सबसे कम मतलब सेलों का मतलब यहाँ पे जल्दी जल्दी निर्माण नहीं होता है, बल्कि बहुत धीरे धीरे होता है। इसीलिए मस्तिष्क में जल्दी कैंसर नहीं होता। हालांकि लीवर में मतलब सेलों का विभाजन, कोशिका का विभाजन काफ़ी ज़्यादा तेजी से होता है, इसीलिए मतलब घाव वगैरह जल्दी लीवर का भर जाता है। लेकिन मस्तिष्क में लगा हुआ चोट वगैरह नहीं भरता है, जिसके कारण आप जानते हैं कि मतलब ब्रेन कैंसर वगैरह इसमें एगो हो जाता है। हालांकि 10% चांस उसमें से रहता है। 90% कोशिका विभाजन सबसे ज़्यादा लीवर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ हमने आपको मस्तिष्क का हड्डी का बता दिया, यानी कि कपाल का 8 हो गया, कान में दोनों कान यानी कि 6 हो गया, फेस में 14 मतलब 14 हो गया, एक हाइट बोन हो गया जो कि गर्दन के पास में यहाँ पर रहता है, यानी कि फांसी के समय टूट जाता है। ये हो गया टोटल मिलाकर कितना 29 हमने आपको बता दिया। और फेस में अगर उसी तरह से आपका सिर मतलब पूछेगा सिर में कितना होता है, तो टोटल 22 होता है, क्योंकि कान वाला हटा दिया जाता है और हाइट बोन को हटा दिया जाना, यानी 6 + 1 7 अगर हम घटा देंगे 29 में से, तो आपको टोटल 22 ये आपको मिलेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सबसे इसमें से बड़ा भाग कौन सा होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, जिसका लगभग मस्तिष्क का 66% भाग यही होता है। और ये प्रमस्तिष्क कहाँ की ओर होता है? तो अगला मस्तिष्क का यह भाग होता है। तो यह मस्तिष्क का सबसे अगला जो भाग होता है, तो ये याद रख सकते, ये सबसे आगे वाला 1 2 और ये 3 हो गया। तो याद रखिए ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये हो गया, यही प्रमस्तिष्क है। और ये सबसे ज़्यादा यही भाग को आपको घेर लेता है। और इसी में सेरेब्रम रहता है, जो कि हमें मतलब भूख प्यास है और आनंद खुशी वगैरह ये सब चीज़ का हमें एहसास करा देता है। उसके बाद में सबसे पीछे में जो होता है वह मतलब आपको पश्च मस्तिष्क होता है। पश्च मस्तिष्क पे आपको क्या करता है कि आपको इसमें एक सेरिबेलम पाया जाता है, जो शरीर को संतुलन को बनाए रखता है। जब आप मादक पदार्थ वगैरह पीते हैं तो उस समय संतुलन को बनाने के कार्य वही करता है। जबकि मध्य मस्तिष्क वाला में तो कुछ खास इसका मतलब अथी नहीं है, उससे एग्जाम में नहीं क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है कि यहाँ पर सेरेब्रम हो गया यानी कि प्रमस्तिष्क हो गया, और सेरिबेलम यानी कि आपको अनुमस्तिष्क यानी कि पश्च मस्तिष्क, जो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि आपको खड़ा रखने में यह सहायता करता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो याद रखिए सबसे बड़ी कोशिका के पूछा जा रहा है तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होगी, यानी कि बड़ी नहीं, सबसे लंबी है। यहाँ पे लंबी कोशिका कौन सा है? तो लंबी कोशिका में आपको तंत्रिका तंत्र ही आ जाता है। इसी का इकाई आपको न्यूरॉन मिलेगा, याद रखिएगा। जबकि किडनी का इकाई क्या होता है कि आपको नेफ्रॉन होता है, और मतलब नेफ्रॉन होता है। और यहाँ पे बता देते हैं आप शरीर का, मानव शरीर का सबसे बड़ा मतलब अगर सेल पूछेगा तो आपका ओवरी होता है, जो कि फीमेल का होता है। और सबसे छोटा सा सेल कौन सा होता है? तो वह मनुष्य का यानी कि मेल का जो होता है वह स्पर्म होता है, यानी शुक्राणु कहते हैं। तो ये याद रखना होगा। जबकि शुक्राणु इसमें से क्या निकलता है? और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जिसे फीमेल मतलब मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। जबकि मतलब आपको एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रख लेना होगा कि आपको सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र ही होता है लंबी में। अब बड़ी अगर बार पूछेगा तो ये हो गया आपका उसका यानी कि फीमेल का ओवरी हो गया, और सबसे छोटा में आपका ये हो गया। तो छोटा बड़ा लंबा हमने आपको उससे संबंधित बता दिया कोशिका के बारे में। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव शरीर के सबसे छोटी सी मतलब ऐसी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि हमने जो आपको बताया था कि 0.1 ग्राम पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इससे भी छोटा आपको पीनियल ग्रंथि होता है, जो कि 0.1 ग्राम का होता है, जिससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो आपको नींद मतलब ऐसी कराता है। और ये देखिए थायराइड ग्रंथि है, जो कि आपका मतलब सबसे बड़ी या मतलब ग्रंथि के रूप में है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है गर्दन के नीचे, इसी से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, याद रखना होगा। चलिए अब जबकि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये टाइलिन हो गया। जबकि यहाँ से लीवर में ही आपका पीत बनता है, जबकि पित्ताशय में जमा होता है। इसमें हिपैरिन फाइब्रिनोजन वगैरह का भी निर्माण होता है। जब बच्चा गर्भ में ही रहता है तो उस समय उसका खून का निर्माण कहाँ पे होता है? मतलब तो लीवर में होता है, क्योंकि अस्थि मज्जा यानी कि उसका हड्डी अभी निर्माण नहीं हो पाया होता है, तब तक लेवल लीवर से ही खून हुआ उस समय उसका बनता है। चलिए शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो वही हमने आपको बताया था, इसको मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि को मतलब मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और इसका पिट्यूटरी ग्रंथि का हमने मतलब 0.8 ग्राम इसका हमने वजन आपको बताया कि इसका होता है। चलिए यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है मास्टर ग्रंथि। और यहाँ पे एक बात करते हैं थाइमस है, तो याद रखना है लगभग 15 साल की उम्र के बच्चों तक के पास में यह स्टेनम यानी कि चेस्ट के बीचों बीच जो हड्डी होता है उसके जस्ट पीछे ही भाग होता है, ये थाइमस होता है, जो क्या करता है कि हमें प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यानी कि बच्चा में 15 साल के उम्र तक ले लगभग हमें प्रोटीन की अगर नहीं प्राप्ति होती है तो यही हमें थाइमस ग्रंथि ही हमें अथी करता है, मतलब पूर्ति करने का कार्य करता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, मानव शरीर में सबसे मतलब शरीर में ऊपर अस्थि को क्या कहा जाता है? तो उसको जांग को ही कहा जाता है। तो हमने आपको बता ही दिया था। उसके बाद कपाल में 8 होता है। चलिए आगे की ओर। हाँ यहाँ पे छाती आया है, तो छाती में याद रखिएगा टोटल कितना चेस्ट में हड्डी होती है? तो 25 होती है। कैसे होती है? क्योंकि आप 12 जोड़ी मतलब दाहिने तरफ से निकलती है, 12 बाएं तरफ से निकलती है, दोनों आकर आपस में आकर एक स्टेनम से बीचों बीच में मतलब ये इस तरह से ये स्टेनम बीचों बीच होता है, और ये पीछे से आकर इसमें सब ये छाती का चेस्ट का इसमें जुड़ जाता है। तो यही आपका बीच वाला स्टेनम होता है। तो एक ये हो गया और 12 ये हो गया, तो 12 12 24 और एक ये मिलाकर कितना हो गया आपको? 25 हो गया। तो 25 टोटल छातियों में आपका हड्डी देखने को मिलेगा। इसमें से फ्लोटिंग हड्डी कितना होता है? तो याद रखिएगा 2 इधर दाहिने तरफ में मतलब 2 इसका दाहिने तरफ होता है, 2 उसका बाएं तरफ होता है। तो फ्लोटिंग हड्डी कितना होता है? तो याद रखिएगा तैरने वाला हड्डी तो यह 4 ही हड्डी होता है, क्योंकि यह स्टेनम से नहीं यहाँ पे आगे सटा हुआ रहता है। और इसमें से तो याद रखना होगा कि 10 10 20 20 हड्डियाँ ही आपस में यहाँ से स्टेनम से आपको जुड़ी हुई रहती है।
चलिए अगला क्वेश्चन, 1 मिनट में मतलब हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। और जब सांस लेते हैं तो उसमें से हमें मतलब का थी सांस लेते समय क्या होता है, लेने में हमें 2 सेकंड का समय लगता है, जबकि बाहर की तरफ छोड़ने में 3 सेकंड का समय लगता है, यानी कि टोटल 5 सेकंड का समय हमें यह लगता है। और यहाँ पर देख लीजिए आप 78% सीधे क्या कर जाता है कि नाइट्रोजन हमारा सांसों के द्वारा चल जाती है, तो जाती है तो फिर वापस 78% आ जाती है, और यह शरीर के अंदर हमें मतलब थी रक्त दाब को बनाए रखने में कार्य करता है। जबकि ऑक्सीजन हमें जाती है कितना परसेंट, 21% जाती है, उसमें से 17% क्या हो जाती है कि बाहर आ जाती है। 4% ही ऑक्सीजन हमें हीमोग्लोबिन के द्वारा उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मतलब प्रयोग होगा तो शरीर क्या हो जाता है कि जल जाएगा। इसी तरह से अगर बात करेंगे यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपको है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हमें कितना परसेंट वायुमंडल से लेते हैं, तो 0.03% लेते हैं, लेकिन यह बाहर की हम तरफ छोड़ते हैं कितना, तो 4%। यही पौधा के लिए भोजन का मुख्य आधार हो गया, आपको क्या हो गया कि आपका 4% हो गया। जिस तरह से हमारे सांसों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरह पौधों के मतलब सांस लेने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए, यानी कि 4% हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। टीबिया नामक हड्डी कहाँ आपको पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी आपको कहाँ पे, टांगों में पाई जाती है, याद रखना होगा। जबकि टीबिया हमने आपको बताया कि आपका फीमर हो गया, और फीमर के बाद में ये पटेला हो गया, उसके बाद में टीबिया हो गया, उसके पीछे पर फेबुला हो गया, उसके बाद में टार्सल हो गया, उसके बाद मेटा टार्सल, और उसके बाद फ्लैंजिस। तो इस तरह से टोटल, उसी तरह से भुजा के मतलब भुजा मतलब क्या पाया जाता है, तो ह्यूमरस पाया जाता है। और हाथों में भी आपको टोटल 30 हड्डियाँ होती है। कैसे रहती है? तो ह्यूमरस हो गया, उसके बाद में फिर ये रेडियस होता है, उसके पतला एगो अल्ला होता है, उसके बाद में ये कलाई वाला हो जाता है, तो यानी कार्पल्स, उसके बाद में मेटा कार्पल्स, और उसके बाद में फ्लैंजिस। तो ये इस तरह से देख लीजिए, ह्यूमरस एक, रेडियस एक, अल्ला दो, और उसके बाद में कार्पल, कार्पल में 8 होता है, यहाँ पे याद रखें, कलाई के पास में यह 8 होता है। उसके बाद में मेटा मतलब कार्पल, उसके तो 5 हो गया, और उसके बाद फ्लैंजिस 14, यानी कि उंगली में आपका 14। इस तरह से टोटल एक हाथ में 30, तो दूसरा हाथ में भी आपका 30, 30, 30, 60 यहाँ पे हो गया। दूसरी तरह से दोनों पैरों में भी आपका कितना हो गया कि 60 हो गया, तो 60 में 60 है 60 कितना हो गया आपका 120 हो गया। अब 6 हड्डी हमको और काउंट करना है, तो 6 हड्डी में आपको कैसी मतलब थी आपको पीठ के पीछे आप मतलब यहाँ महसूस कीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो रहता है, यानी कि पाखुर जिसको हम लोग कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, तो ये वाला पखुरा वाला, इसको एस्केपुला कहा जाता है। तो ये एस्केपुला हड्डी हो गया, 2 हो गया, और कॉलर के पास वाला कैल्विक हड्डी, ये 2 हो गया। उसी तरह से पैल्विक हड्डी यह 2 हो गया। तो पैल्विक हड्डी यहाँ पे चौड़ी, तो 2 2 4 2 6, यानी कि 126 हड्डियाँ हमें एक साथ में यह उपांगीय में हमें प्राप्त होती है। जबकि अक्षीय में टोटल कितना होता है? तो 80 होता है। उस तरह से टोटल हड्डियाँ में कितना होता है? 206 हड्डियाँ होती है। हालांकि यह युवा अवस्था में होती है, जबकि बाल्य अवस्था में कितना हड्डी होती है? 208 होता है। जबकि शिशु अवस्था में गर्भ में होता है तो उसमें 300 होता है। तो जन्म लेते ही उसका कितना होता है? 300 रहता है। उसके बाद में धीरे धीरे मालिश वगैरह होता है तो उसकी हड्डियाँ आपस में गल करके जुड़ती जाती है, जुड़ते जुड़ते वह बाल्य अवस्था तक 208 रहती है। बाद में अंतिम रूप से 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ याद रखना। उसी तरह से जन्म के समय हमें मेरुदंड यानी कि पीछे के जो होता है कशेरुक दंड होता है, यानी कि पीठ के पीछे वाला भाग में ये कशेरुक दंड होता है। तो यह टोटल जब उससे में जन्म होता है तो उसकी कितनी होती है? तो 33 होती है। लेकिन युवा अवस्था पे जाते जाते आपस में जुड़ जाता है। टोटल कितनी रहती है? तो 26 रहता है कशेरुक दंड। इसी कशेरुक दंड के पीछे रहता है स्पाइनल कोड रहता है, जिसे मेरुरज्जु कहा जाता है, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं, वह अंग जो कि मानव शरीर में उत्पन्न करता है, मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो पित्त उत्पन्न हमने आपको बताया था कि मतलब लीवर में बनता है, जबकि जमा कहाँ पे होता है? कि पित्ताशय में होता है। इसका pH मान कितना होता है? यह 7.7 होता है। यह क्षारीय होता है। इंजाइम न होते हुए भी खाने को यह पचाने का कार्य करता है। और यही पित्त रस आप जब ऊपर से आमाशय से भोजन नीचे की तरफ आता है तो उसको अम्लीय को क्षारीय बदलने का कार्य यही पित्त रस ही करता है। उसके बाद नीचे में आपका पेंक्रियाज आ जाता है। वही पेंक्रियाज उसमें से भी अपना LAT लात यानी कि लाइपेज मतलब एमाइलेज ट्रिप्सिन एंजाइम मतलब वैसी करता है। इसके अलावा पित्ताशय से आपका मतलब यह पेप्सिन हार्मोन भी निकलता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अब देखिए यहाँ पे मतलब आपका पेप्सिन भी प्रोटीन को पचाने के कार्य करता है, इरेप्सिन भी प्रोटीन को आपको पचाता है, और उसके बाद में ट्रिप्सिन भी एंजाइम भी आपको 3 यह सब प्रोटीन का ही पचाने में लगे रहते हैं। सोचिए प्रोटीन कितना जटिल होता है, जिसे पचाने के लिए यहाँ पे 3 एंजाइम उसके सहायता करता है, तब अंतिम रूप से प्रोटीन का ही पाचन होता है शरीर में हमारा।
चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑप्थोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आंखों के बीमारी से संबंधित है, ऑप्थोलॉमिक संबंधित है। इसके अलावा आंखों में आपको ग्लूकोमा ट्रोकोमा रोग भी हो जाता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि अबिंदुकता होता है, जरा दृष्टि होता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, और इसी का अबिंदुकता के लिए आपका बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि यहाँ पे देखिए जीभ दिया गया था, जीभ में आगे की ओर हिस्सा जो होता है वह हमारा आगे की ओर जो हिस्सा होता है तो ये हमें मीठा का एहसास दिलाता है, पीछे वाला का कड़वा का एहसास देता है, जबकि अगल बगल का किनारे का यह नमकीन का एहसास दिलाता है, और बीच वाला क्या होता है उदासीन होता है, यानी इससे एहसास हमें नहीं पता चलता है। चलिए जबकि नाकों से एक म्यूकस निकलता है, म्यूकस यही चिपचिपा द्रव होता है जो हमें आए हुए धूल कण वगैरह को रोकता है, और नाकों में थोड़ा सा बाल वगैरह रहता है वो भी रोकने के कार्य करता है, और यही म्यूकस को हम लोग आम बोलचाल के भाषा में यानी कि नेटा कहते हैं, जो नाकों से हमें मतलब बदलता है, जो गिरते रहता है, और जो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने में यह चीज निर्भाता है। ये चीज याद रखना होगा म्यूकस, क्योंकि जो जाने वाली जो गर्म हवाएं रहती है यानी कि नाकों से जब प्रवेश करती है तो उसको थोड़ा सा ठंडा करके शरीर के जैसा मतलब अनुकूल बनाने के लिए म्यूकस का ही कार्य होता है। चलिए तो और देखते हैं जबकि ये म्यूकस सूख जाता है तो जिन्हें हम लोग नकटी कहते हैं, कह के आप धर के निकाल देते होंगे नाकों से निकाल के। चलिए आगे की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का स्रोत होता है, तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो तत्काल हमें ऊर्जा देता है, और ये मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है। और उसका 2 नंबर पे आपका पाचन वसा का होता है, अंतिम रूप से आपका प्रोटीन का होता है। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन है, बर्जीलियस है। हमें 20 तरह का प्रोटीन चाहिए, जिसमें से 10 तरह से तो शरीर हमारा खुद निर्माण करता है, 10 तरह से हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं, और अमीनो अम्ल क्या एंजाइम मूल रूप से किसके बने होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। और याद रखना है प्रोटीन में नाइट्रोजन मतलब मतलब पाया जाता है तत्व। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना होगा कि रक्त का खून का कह रहा है तो 7.4 होता है रक्त का, जबकि नींबू का 2.2 होता है, और ऐसे शराब का 2.8 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जबकि यही हम लोग मतलब ऐसी होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.4 होता है, अलार का 6.5 होता है, और उसी तरह से अगर समुद्र जल का 8.4 होता है, और इसका ये 7.7 पीत रस का होता है, जबकि HCl का 1 से 2 होता है पीएच मान। याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो पेट से निकलता है उसका पीएच मान सबसे ज़्यादा होता है। रक्त क्या है, एक तरह से याद रखने का प्रोटीन है, और कौन सा एथी है, तो संयोजी उत्तक है। हृदय मानव शरीर के सामान्य स्पंदन की प्रति कितना होती है, तो 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार होता है, जबकि अम्ल क्या करता है बढ़ा देता है, क्षार क्या करता है आपको घटा देता है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।